हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। तो जैसे कि आप लोगों को पता है क्रैश कोर्स चल रहा है, तो आज उसका लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। एनएमआई स्पेक्ट्रोस्कोपी का रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, और उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनके एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है कि एग्जाम से हम आ सकते हैं, उनको सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। इससे पहले हमने नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालना सीखा था कि कोई कंपाउंड अगर दिया हुआ है तो उसमें कैसे डिटरमाइन करेंगे कि वो एनएमआई स्पेक्ट्रोस्कोपी में कितने सिग्नल्स या कितनी पीक्स को जनरेट करेगा। फिर बाद में देखेंगे कि पीक्स जो होती है स्प्लिट भी हो जाती है, उसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ द सिग्नल। उसको बाद में देखेंगे, n+1 रूल से सोल्व करते हैं उसको। तो आज हम लोग जो है केमिकल शिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिकल शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट या हिंदी में इसको बोलते हैं रासायनिक शिफ्ट। तो केमिकल शिफ्ट या फिर रासायनिक शिफ्ट, इसकी डेफिनेशन होती है द डिस्टेंस ऑफ ए सिग्नल, the distance of a signal from the peak of reference material, from the peak of reference material is known as chemical shift। हिंदी में समझिए, कोई रेफरेंस मटेरियल हमने ले रखा है जो कि हम लोग यूज करते हैं TMS, टेट्रा मिथाइल सिलेन। तो इससे किसी भी कोई भी हमने कंपाउंड लिया, उसके साथ में TMS को मिक्स किया और एक सॉल्वेंट के अंदर उन सबको घोल दिया हमने, उसको फिर रेडियो वेव्स दी गई, तो फिर उनके जो है हम सिग्नल को देखते हैं। तो इसको जो TMS है इसकी डेल्टा की वैल्यू या फिर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को 0 मान के चलते हैं। टेट्रा मिथाइल सिलेन जो है एनएमआई स्पेक्ट्रोस्कोपी में एज ए रेफरेंस की तरह कार्य करता है। तो इसको रेफरेंस बना लेते हैं कि इसकी पीक से जो हमारा कंपाउंड है उसकी पीक कितनी दूरी पर मिल रही है, उसके हिसाब से केमिकल शिफ्ट को डिफाइन किया जाता है। तो केमिकल शिफ्ट क्या है? द डिस्टेंस ऑफ ए सिग्नल, किसी भी सिग्नल की डिस्टेंस कहां से? फ्रॉम द पीक ऑफ द रेफरेंस मटेरियल, किसी भी रेफरेंस मटेरियल के पीक से हमारे सिग्नल की जो दूरी है वो उसकी केमिकल शिफ्ट कहलाती है, और इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका जो यूनिट होती है वो होती है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ओके, तो इसका स्केल बनाते हैं। इसका स्केल होता है, उसमें 0 से लेकर 10 तक नंबर्स होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर है ये, तो इधर की तरफ मैं ले रहा हूँ डेल्टा की वैल्यूज को, इधर की तरफ से डेल्टा की वैल्यू है और ऊपर की तरफ से हम टो की वैल्यूज को लेके चलते हैं। ओके, इनको देखते हैं अभी। तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर इसको मान लेते हैं कि यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो 0 से लेकर 10 तक हमें चलना है। तो ये हो गई डेल्टा की वैल्यू। जो टो की वैल्यू होती है वो डेल्टा की वैल्यू के ही बराबर होती है। देखिए, जो टो होता है उसका फॉर्मूला है 10 - टो, डेल्टा बराबर 10 - टो के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर ये 10 आ रहा है तो ऊपर की तरफ आपको लिखना है, यहाँ से 0 से स्टार्ट करोगे, यहाँ पे 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, इधर आ जाएगा 6, 7, 8, 9 और इधर आ जाएगा 10। तो जनरली हम डेल्टा की वैल्यू को ही लेकर चलते हैं। तो जो डेल्टा की वैल्यू 0 है, ये 0 होती है किसके लिए? डेल्टा बराबर 0 फॉर TMS, टेट्रामिथाइल सिलेन के लिए डेल्टा की वैल्यू को 0 मानते हुए चलते हैं। तो टेट्रामिथाइल सिलेन में जो सिलेन होता है, सिलिकॉन सॉरी, देखिए एक बार इसकी स्ट्रक्चर देखिए जरा। इसके साथ में 4 मिथाइल ग्रुप जुड़े होते हैं, 4 मिथाइल ग्रुप। अब जो सिलिकॉन है वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच नहीं पाता है। तो यहाँ पे जितने भी मिथाइल ग्रुप है और इनके पास जितने भी हाइड्रोजन है वो हाईली शील्डेड होते हैं, हाईली शील्डेड। तो इस तरफ जो वैल्यूज हमें मिलेगी राइट साइड में वो शील्डेड वैल्यू होगी, और लेफ्ट में जो वैल्यू मिलेगी वो डी शील्डेड होगी। भाई शील्डेड का मतलब क्या था कि कोई प्रोटॉन अगर उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो वहां पर हम बोलते हैं कि वो शील्डेड है, और अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उसके चारों तरफ बहुत ज्यादा है तो वो एनर्जी को ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीच में रुकावट कौन पैदा कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। तो कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स भी एब्जॉर्ब कर लेंगे, प्रोटॉन तक वो एनर्जी नहीं पहुंच पाएगी। तो इस तरफ जो हमें वैल्यू मिलेगी शील्डेड वाली होगी, वो उनकी जो एनर्जी है वो कम होगी और उनकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी।
क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। प्लैंक की इक्वेशन थी E इज इक्वल टू एच न्यू, तो यानी कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी न्यू। तो इस तरफ जो हमारी वैल्यूज रहनी है, इस तरफ, इस साइड में, राइट साइड में, तो वो वैल्यूज कैसी होगी, वो हाईली शील्डेड होगी, हाईली शील्डेड। इस तरफ जो भी वैल्यूज मिलेगी हमें राइट साइड में, वो हाईली शील्डेड होगी। इसके अलावा उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी, तो लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अगर लो है तो एनर्जी भी लो होगी, तो लो एनर्जी, लो एनर्जी। और लो केमिकल शिफ्ट वैल्यू, लो केमिकल शिफ्ट वैल्यू। इसके अलावा इस साइड में जो वैल्यूज मिलेगी हमें, उसको हमें बोलना है अप फील्ड वैल्यू, अप फील्ड वैल्यू। ओके, हाईली शील्ड होगी इस तरफ जो वैल्यूज आएगी, लो फ्रीक्वेंसी होगी उनकी, लो एनर्जी होगी, लो केमिकल शिफ्ट वैल्यू होगी और अप फील्ड कहलाएगी। चलिए इस तरफ की बात करते हैं। यहाँ पे तो इधर लेफ्ट साइड में क्या क्या मिलेगा, इसको उल्टा कीजिए। हाईली शील्डेड, यहाँ पर हाईली डी शील्डेड, हाईली डी शील्डेड। तो यहाँ पर हाईली डी शील्डेड वैल्यूज प्राप्त होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत कम होगी। यहाँ लो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी होगी, हाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अगर हाई है तो यहाँ पे एनर्जी भी हाई होगी, तो हाई एनर्जी। ओके, यहाँ पर लो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है, यहाँ पे हाई केमिकल शिफ्ट वैल्यू होगी, हाई केमिकल शिफ्ट वैल्यू। उस तरफ अप फील्ड है तो यहाँ पर बोला जाता है डाउन फील्ड, डाउन फील्ड। ओके, तो ये होता है केमिकल शिफ्ट। पीपीएम इसका यूनिट है और टो के पदों में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेल्टा का फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू 10 माइनस 2। इसके अलावा इसका एक फॉर्मूला और होता है, तो उसको भी लिखते हैं, पहले इसको नोट कीजिए जरा। तो नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। एक फॉर्मूला ये है डेल्टा कैलकुलेट करने के लिए, न्यू ऑफ सैंपल यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द सैंपल माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ द टीएमएस, और ये दोनों वैल्यूज हमें हर्ट्ज में लेनी होती है और 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे लेते हैं उस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जिस पर हम काम कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो कि जनरली मेगाहर्ट्ज में दी हुई है, तो इसको पहले हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करके, और फिर हमारा जो आंसर आएगा वो पीपीएम में है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेट केमिकल शिफ्ट डेल्टा इन पीपीएम। पीपीएम में केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को डिटरमाइन करना है एक प्रोटॉन के लिए जिसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है 180 हर्ट्ज है। देखिए आपको ये दिया हुआ है, ये ना भी दिया हुआ तो इसको जीरो मान के चलते हैं क्योंकि ये टीएमएस के लिए जनरली जीरो ही होता है। तो हमें 180 हर्ट्ज दिया हुआ है डाउन फील्ड फ्रॉम टीएमएस। एनओआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, इसकी ऑपरेटर फ्रीक्वेंसी 60 मेगाहर्ट्ज है। अब जैसे मैंने बताया मेगाहर्ट्ज को पहले हम हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करके। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है 180 हर्ट्ज, ये हर्ट्ज में है ऑलरेडी तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नीचे वाला ये है मेगाहर्ट्ज में, इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करके, और इस तरफ 10 की पावर 6 रहना ही है ताकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाए। तो 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 कैंसिल हो जाएगा, 60 से 180 चला जाएगा 30 टाइम्स, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 30 ppm। तो ये होगा इसका बच्चों आंसर। ओके, नोट कीजिए इसको। तो चलिए बच्चों कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं और इनको हमें केमिकल शिफ्ट के आधार पे इनका एक ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे देखिए जरा। यहाँ पर टोटल सिग्नल कितने मिलेंगे, सिर्फ एक सिग्नल, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो सभी के सभी एक ही प्रकार के हैं, सभी इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है और ये बी के साथ में जुड़े हुए हैं। तो मान लीजिए ये रहा हमारा ग्राफ। ओके, ये रही हमारी लाइन। इस तरफ जो वैल्यू रखेंगे हम राइट साइड में, वो वैल्यू उसकी होगी जिसके पास में हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो, यानी कि शील्डेड वाले जो प्रोटॉन है वो इस तरफ आएंगे और जो डिशील्डेड है वो इस तरफ आएंगे। तो यहाँ पर ये प्रोटॉन कैसा होगा, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहाँ पर जो प्रोटॉन है वो ज्यादा डिशील्डेड होगा। ओके, तो जो डिशील्डेड है तो इस तरफ आएगी इसकी वैल्यू, तो उसका जो ग्राफ है कुछ ऐसे मिलेगा आपको, कुछ ऐसे। ओके, इस तरफ की वैल्यू हमारी आएगी, तो ये होगा हमारा इसके लिए ग्राफ। यहाँ पर अगर बात करें तो दो सिग्नल देगा, एक इस हाइड्रोजन की वजह से और एक इस हाइड्रोजन की वजह से। अब क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है
तो ऑक्सीजन लगातार इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, जिसके पास इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। तो ये डीशील्डेड है और ये शील्डेड है। तो इसका जो ग्राफ मिलेगा वो हमें लेफ्ट साइड में मिलेगा और इसका जो ग्राफ होगा वो राइट साइड में मिलेगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ये हमारा ग्राफ हो गया। ओके, ये हो गया हमारी लाइन। और इसमें क्या कीजिए, जो एक पीक है वो हम दिखा देते हैं इधर लेफ्ट साइड में और एक पीक दिखा देते हैं राइट साइड में, इस तरह से। इनको मान लीजिए नंबर दे देता हूँ मैं, ये ए है और ये बी है। तो जो बी की पीक है वो हमें इस तरफ मिलेगी, इस तरफ बी की पीक मिलेगी क्योंकि वो शील्डेड है, और इस तरफ ए की पीक मिलेगी क्योंकि वो डीशील्डेड है। चलिए इस तरह इसमें बात करते हैं। इसमें भी यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। ये वाला कार्बन ब्रोमीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा दूर है, तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे और इससे कम खींचे जाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन होगा वो शील्डेड होगा, सॉरी डीशील्डेड, और यहाँ पर जो होगा वो कैसा होगा, शील्डेड होगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ ऐसा। ओके, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है इसकी जो पीक मिलेगी वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में मिलेगी हमें, क्योंकि ये डीशील्डेड है। और जो दूसरा वाला हाइड्रोजन है इससे इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं खींचे जा रहे हैं, तो उसकी जो पीक है वो थोड़ा सा राइट साइड में मिल जाएगी। तो ये हो गया हमारा बी के लिए, और ये वाली पीक हो गई किसके लिए, ए के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट। ये 3 सिग्नल देगा, ये हमें पता है। और क्लोरीन जो है, क्लोरीन लगातार इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, वही माइनस का इफेक्ट ये शो करता है। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा इस कार्बन से, फिर कम खींचेगा इस वाले से, और बहुत कम खींचेगा इस वाले से, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन की लेंथ बढ़ने के साथ साथ, चेन की लेंथ बढ़ने के साथ साथ ये इफेक्ट कमजोर होता चला जाता है। तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचे जाएंगे और इससे बहुत कम खींचे जाएंगे। तो इनको मैं नाम दे देता हूँ, मान लीजिए ए टाइप का हाइड्रोजन है, बी टाइप का, और ये सी टाइप का। तो ए का जो हमें ग्राफ मिलेगा, क्योंकि ये डीशील्डेड है तो ये लेफ्ट साइड में होगा, और ये सबसे ज्यादा राइट साइड में, और इनके बीच में बी वाला आर्डर होगा। तो बी का ग्राफ हमें बीच में रखना है। अभी फिलहाल मैं एक पीक दिखा रहा हूँ, लेकिन बाद में देखेंगे इनकी जो एक पीक होती है वो भी स्प्लिट हो जाती है। चलिए तो क्या कीजिए, एक जो पीक है वो बिल्कुल लेफ्ट साइड में बनाइए, एक को बीच में रखना है और एक बिल्कुल राइट साइड में, इस तरह से। अब इनमें से ये वाली पीक कौन सी है, इस वाले हाइड्रोजन की। तो ये ए के लिए है, ये बी के लिए, और ये सी के लिए। ओके, चलिए इसमें देखते हैं। एथिल अल्कोहल है, टोटल 3 सिग्नल दे गए। इसको मान लेते हैं ए टाइप ऑफ हाइड्रोजन, बी टाइप ऑफ हाइड्रोजन, सी टाइप ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन क्योंकि डायरेक्टली से जुड़ रहा है तो ये डीशील्डेड होगा, ये थोड़ा कम होगा और ये बहुत कम होगा। तो इसकी जो पीक है वो लेफ्ट साइड में मिलेगी, इसके बिल्कुल राइट साइड में, और इसकी बीच में मिलेगी। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। लाइन, तो यहाँ पर क्या कीजिए, एक पीक बना दी हमने, ये एक बना देते हैं बीच में और एक थोड़ा सा राइट साइड। ठीक है, तो इसमें ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। चलिए अब इसमें देखते हैं। यहाँ पर CH3 है, यहाँ CH2 और यहाँ पे CH3। ये दोनों CH3 इक्विवेलेंट नहीं है, तो यहाँ पर टोटल 3 सिग्नल हमें मिलेंगे, ए, ये बी और ये सी। तो CH3 अगर देखा जाए तो CH3 क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन को इस तरह से खींच रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर करने के लिए इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, और साथ में प्लस आई इफेक्ट के द्वारा अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर रहा होगा। तो इसके पास जो हाइड्रोजन है उनके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे कम होगी। तो यहाँ पर ये डीशील्डेड है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो लेफ्ट साइड में मिलेगा। फिर इसकी बात करते हैं, ये वाला सी वाला, ये बहुत ज्यादा दूर है तो इसका ग्राफ राइट साइड में, ये लेफ्ट में, ये राइट में, और इनके बीच में बी वाला। ओके, तो बनाते हैं इसका ग्राफ। चलिए, तो यहाँ पर एक पीक, एक बीच में और एक इस तरफ मिलेगी हमें। तो ए वाली जो पीक है वो ये है बी, और ये हो जाएगा सी की पीक। ओके, इसके अलावा एक और देख लेते हैं, इथाइल एसिटो एसिटेट, उसकी पीक्स कैसे नजर आएगी हमें। तो उसका फॉर्मूला क्या था, CH3 CO CH2, उसके बाद COO, फिर CH2 और उसके बाद CH3, कुछ ऐसे था। तो यहाँ पर टोटल हमें कितने मिल रहे थे पीक्स, 1 2 3 4, 4 तरीके में पीक्स मिलेगी। मान लीजिए इसको मैं नंबर दे रहा हूँ, ये ए, ये बी टाइप का हाइड्रोजन है,
ये सी टाइप का है और ये डी टाइप का है। तो इसका ग्राफ बनाएंगे फिर। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि सबसे ज़्यादा डी शील्डेड कौन सा रहना है। तो यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पर ये CH3 CO से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो ये CO क्या कर रहा होगा, लगातार इससे इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा होगा। तो इससे लगातार इलेक्ट्रॉन अगर खींच रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी और ये डी शील्डेड हो जाएगा। तो इसका ग्राफ आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा। तो राइट साइड में किसका मिलेगा, इस CH3 वाले का। फिर सॉरी यहाँ पर CH3 है तो CH3 लगातार इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है इस CH2 को, और इस CH2 से इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन खींच रहा है इससे। तो मेरे ख्याल में ए वाला जो है आपको लेफ्ट साइड में मिलना चाहिए। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। चलिए इसका ग्राफ देखते हैं। जैसे मुझे समझ में आता है मैं वैसे बताते हुए चलता हूँ। इसमें यहाँ पे देखिए ए है, ये बी टाइप हाइड्रोजन है, सी टाइप और ये डी टाइप। तो यहाँ पर अगर CH3 को देखा जाए, ये CH3 प्लस आई इफेक्ट के द्वारा अपने इलेक्ट्रॉन्स को लगातार CH2 की तरफ भेजता रहता है। साथ में ये जो CH2 है वो ऑक्सीजन इससे लगातार इलेक्ट्रॉन्स को खींचे जा रहा है। तो यहाँ पर CH2 के पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी और ये CH3 लगातार अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देता रहेगा। तो ऑक्सीजन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहा है बी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कैसी होगी, सबसे कम होगी और फिर यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा होगी। और इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे CO के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, तो यहाँ पर डी से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे एज कम्पेयर टू ए वाले से। तो इसका ग्राफ बनाते हैं, एक नज़र। तो इसको आप लोग एक बार ज़रा मैच कर लेना अपने बुक में। ये मुझे थ्योरी जो सही लग रही है उस हिसाब से बनाकर दिखा रहा हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा शील्डेड है वो कौन सा है। सबसे ज़्यादा शील्डेड सी वाला होगा। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर रेजोनेंस होता है तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा जिसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। और डबल बॉन्ड के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बन जाएगी जिसकी वजह से हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होगी बल्कि अधिकता ही होगी। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो बहुत ही ज़्यादा शील्डेड है। तो उसका जो ग्राफ है वो हमें कुछ राइट साइड में मिलने वाला है। तो मान लीजिए ये रहा इसका ग्राफ, कौन से वाले का, सी वाले का यहाँ पर मिल गया। अब सबसे ज़्यादा छाड़ते हैं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की जो कमी है सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे डी इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है और यहाँ पे बी ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में है। तो इस वाले की, तो बी वाले का जो ग्राफ है वो लेफ्ट साइड में मिलेगा। तो यहाँ पे होगा बी वाला। ओके, बी वाला यहाँ पे आएगा। अब ए और डी की बात करते हैं। तो जो डी वाला है वो CO के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी ज़्यादा है। तो अब जो ग्राफ मिलेगा, जो पीक मिलेगी वो डी वाले की होगी और फिर इन्हीं के कहीं बीच में हमें पीक मिल जाएगी, कौन सी, डी वाले की, सॉरी ए वाले की। तो यहाँ पर ये तो हो गया डी और ये हो गया ए। देखिए एक बार और समझिए, यहाँ पर हमें 4 पीक्स मिलने वाली है, 4 सिग्नल मिलेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पर CH2 है तो ऑक्सीजन लगातार इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, तो ऑक्सीजन लगातार इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं जिसकी वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई। तो ये डी शील्डेड हो गया और डी शील्डेड का ग्राफ यहाँ पे मिलेगा। फिर छाटे सबसे ज़्यादा शील्डेड कौन है, शील्डेड होगा ये वाला CH2, क्योंकि यहाँ पे अगर रेजोनेंस होता है तो पाई बॉन्ड बनेगा और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो जाएगी जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी काफ़ी अच्छी खासी होगी। तो सी का ग्राफ हमें राइट साइड में मिलेगा। फिर बचे ए और डी, जिसमें से CH3 जो है ये CH2 के कॉन्टैक्ट में और फिर बाद में ऑक्सीजन, और यहाँ पर CH3 CO के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो CO इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा और CH3 अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की थोड़ी बहुत कमी होगी। तो डी वाले का हमें यहाँ पे मिल जाएगा लेफ्ट साइड में और फिर इनके बीच में आ जाएगा ए वाले का ग्राफ। ओके, एक और देख लेते हैं इसका। ये वाला कंपाउंड ले लेते हैं, CH3 CH2 और COO CH3। चलिए इसकी बात करते हैं। जैसा हमें पता है इसमें कितने सिग्नल दे सकता है, ये टोटल 4 सिग्नल। एक ये वाला हाइड्रोजन, एक इसकी वजह से, एक ये और एक इसकी वजह से। तो ये वाला CH3 इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बहुत ही ज़्यादा कमी होगी। तो उसका जो ग्राफ है वो हमें किस तरह मिलेगा, सबसे ज़्यादा लेफ्ट साइड में मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर पीक मिलेगी हमें इसकी ए की। फिर उसके बाद में ये बी आ रहा है, इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। फिर ये सी थोड़ा दूर और डी सबसे ज़्यादा दूर, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा मात्रा और यहाँ पे सबसे ज़्यादा। तो 4 पीक्स बना लीजिए इस तरह से, एक दूसरे को थोड़ा पास पास ही होगी, ज़्यादा दूर नहीं होगी, ऐसे मिलेगी। तो यहाँ पे ए आ गया, फिर ये वाली बी की पीक, ये सी और ये वाली इसकी पीक होगी
डी की भी होगी। ओके, तो समझ में आया। अगर इनमें कोई ऐसा कंपाउंड आपको दिखता है कि जो आपको समझ में ना आया हो, या फिर जो टेक्स्ट बुक में है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि उसमें कैसा हमें ग्राफ को शो करना है और उसमें जो पीक्स है कौन सी लेफ्ट में मिलेगी कौन सी राइट में, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसको नोट कीजिए पहले। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही। इसके बाद में मैं नया लेक्चर लाऊंगा स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से सिग्नल की स्प्लिटिंग होती है, कौन 2 भागों में टूटता है, कौन 3 में, कौन 4 में, एंड सो ऑन। तो आज के लिए इतना ही।